पदार्थों की रचना के बारे में व्यक्तियों का हमेशा से विचार रहा और ये उनका विशेष विषय रहा है। सबसे पहले 1803 में डाल्टन ने अपना एक पोस्टुलेट दिया, अपनी एक थ्योरी दी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम, इट इज़ इनडिविजिबल। उसको हम बांटा नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं किया जा सकता। और ये लगभग 100 ईयर्स तक ये मानता रही। 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल पार्टिकल इन कंपेरिजन टू द एटम, और इसीलिए ये विचार आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम का एक पार्ट है, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर चार्जेज एटम के अंदर हैं, बिकॉज एटम इज़ न्यूट्रल। किस प्रकार से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर एडजस्टेड इन द एटम, इसके लिए जो जे थॉमसन ने उन्होंने खुद अपना एक विचार दिया और उन्होंने ये बताया कि जो एटम है दिस इज़ ये स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस होल स्फीयर। द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो मॉडल आया जे थॉमसन मॉडल, इससे बहुत सारे जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे वो वेरीफाई नहीं हो पाए। फिर उसके बाद इन 1911 रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली, अबाउट 10⁻⁻⁸ मीटर थिकनेस की, बहुत पतली, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की। अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर गिराया। अल्फा पार्टिकल्स जो इसके ऊपर पड़े उसमें से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। उससे ये निष्कर्ष पर पहुँचे रदरफोर्ड, इसका मतलब कि जो एटम्स हैं दे आर मोस्टली एम्प्टी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो इन्होंने कहा कि चारों तरफ फैला हुआ है, वो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, जिनका की स्कैटरिंग हुई, जो डेविएट हो गए अपने मार्ग से, और कुछ ऐसे हुए जो बहुत ही कम, अबाउट 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स, जो 90 से भी ज़्यादा कोण पर डेविएट हुए। उससे ये निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़ी जगह पर इन ये वेरी टाइनी कोर सेंट्रल एरिया में वो कंसंट्रेटेड है, बहुत ही थोड़ी जगह में वो कंसंट्रेटेड है। ये निष्कर्ष इस रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला और उसको इस प्रकार से उन्होंने समझाया कि द पॉजिटिव चार्ज, because the radius of the atom is 10⁻⁻10 meter, and this positive charge is concentrated in a very tiny co-central area, and this is called nucleus, and the radius of this nucleus is about 10⁻⁻15 meter, only 1/10,000 times than this atom, very small. तो पॉजिटिव चार्ज ये बहुत positive charge, not even positive charge, but the whole mass is also concentrated in this central area. तो ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे हमारे ये जो थे हमारे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का पहला तो निष्कर्ष ये था कि जो मेजर पार्ट ऑफ द एटम इज वो खाली है, एम्प्टी है। सेकेंडली, द इंटायर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन ए टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और थर्ड क्या है कि जो कूलम्ब लॉ है, क्योंकि कूलम्ब लॉ के हिसाब से ही ये अल्फा पार्टिकल्स जो रिपल्सिव फोर्स है उसके कारण ही ये डिविएट होते हैं। तो कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज न्यूक्लियर डिस्टेंसेस आल्सो। ये निष्कर्ष इनको मिला हमारे रदरफोर्ड को। जो अल्फा स्कैटरिंग होती है, कितने एंगल पर कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे, उसमें थीटा को, देयर इज एनी एंगल थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, देन नंबर ऑफ
alpha particles scattered at angle theta are given like this 1 upon sin 4 theta by 2। यहाँ पर अब ये जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल के द्वारा ही इसका जो रेडियस है उसकी गणना करते हैं, या ये कहिए कि कितना अधिक से अधिक निकट तक वो अल्फा पार्टिकल से जा सकता है, हम उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितने निकट तक अल्फा पार्टिकल जा सकता है। हमें जानते हैं कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है, इफ दैट इज गोइंग इन डायरेक्ट हेड ऑन, if there is head on collision, it means the kinetic energy of the alpha particle is equal to the potential energy between the nucleus and the alpha particle. So if an alpha particle of initial kinetic energy k is directed towards the nucleus, ये न्यूक्लियस की तरफ जाता है, अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इज k, kinetic energy here is k, then as it goes near to the nucleus, the kinetic energy is converted into the potential energy. Suppose the atomic number of this nucleus is Z, then kinetic energy is equal to electrostatic potential energy. Kinetic energy k is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r. Q1 is the charge of the nucleus, that is the number of positive charge atomic number, or E is the charge of the electron, that E, and the charge on the alpha particles is 2e. So this is the alpha particle, this is this nucleus upon this is the distance of the nearest approach, कितना अधिक से अधिक निकट तक ये जा सकता है, R0. If the energy is increased, this distance is decreased, but there is a limit. If energy more than the limit is given, then it will come very near to this, and the alpha particle will behave not as a point charge, and therefore this electrostatic force will not work, and this will enter this nucleus. It will not return back. Therefore, there is a limit of the kinetic energy of the alpha particles. Now, the distance of the closest approach R0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 Jd square upon R0. Now, this is the distance of the nearest approach, and the radius of this nucleus is smaller than this, इससे तो कम होगा, इसलिए radius of the nucleus can be calculated on this basis. The radius of the nucleus is always smaller than the distance of the closest approach. Impact parameter. Perpendicular distance of the initial velocity vector. जो alpha particle is coming on this path, this is the direction of the velocity vector. This, the distance between the initial velocity vector and the central line. This is the central line. This is central line. इसकी भी जो डिस्टेंस b है, this is known as the impact parameter. We know that if parameter is larger, it means the force is smaller, then the scattering angle will be smaller. So this impact parameter explains the deviation of the alpha particles, या angle of the scattering angle of the alpha particles.
तो therefore the impact parameters represented by B is equal to 1/4 pi epsilon 0 jd square cot theta by 2 upon k, where k is the kinetic energy of the alpha particle. Kinetic energy of the alpha particle. After this, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पर जो कंक्लूजन्स मिले उसके आधार पर उन्होंने एक मॉडल दिया. उन्होंने कहा कि द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द मास इज कंसनट्रेटेड इन द सेंटर कोर. जो एटम है उस एटम के सेंटर में मास भी और पॉजिटिव चार्ज भी, इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द मास इज कंसनट्रेटेड इन द सेंटर कोर विच इज नोन एज द न्यूक्लियस. सेकेंडली, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहर घूमते रहते हैं, इसके बाहर घूमते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में. तो ये तो 10⁻⁻15 का रेडियस का हुआ और ये 10⁻10 मीटर का रेडियस हुआ, इसमें ये घूमते रहते हैं. एंड थर्ड, द सेंट्रल पेटल फोर्स, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स comes from the electrostatic force. Electrostatic force, this is positive charge, electrons are negatively charged, therefore there is a force of attraction. ये इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है और उसके कारण लगातार घूमता रहता है. लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस हैं जिसके कारण ये आगे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. पहली तो ये कि रिलेटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया. वी नो दैट इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स व्हेन ये चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, हियर these electrons are moving in orbit and there is a centripetal acceleration and therefore accelerating charge radiate energy. तो ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं they will emit energy. When they will emit energy they will come near to the nucleus and by at last they will fall in the nucleus. And then this atom will not remain stable. तो स्टेबिलिटी के बारे में, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी इसमें नहीं है, नहीं बता पाए कि ये स्टेबल कैसे रहेगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक्सेलरेट होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगा और एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसमें जो रेडिएशंस निकलेंगे, ऊर्जा निकलेगी तो निश्चित रूप से उसके जो रेडियस है वो घटता जाएगा और धीरे धीरे उसके न्यूक्लियस में गिर जाएगा. दूसरा स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम वी गेट फ्रॉम द एटम्स दे आर लाइन स्पेक्ट्रम. एवरी लाइन करस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ. तो जो स्पेक्ट्रम हम मिलता है दे आर लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स. दे आर डिफरेंट लाइन, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे करस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ. तो ये अलग अलग लाइंस मिलती हैं, इसका मतलब अलग अलग एनर्जी के सेट हमको मिलते हैं. लेकिन यहाँ पर व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, यहाँ से भी ऊर्जा निकालेगा, यहाँ भी निकालेगा, जैसे जैसे वो आएगा न्यूक्लियस की ओर वैसे वैसे ऊर्जा को निकालता जाएगा, अंत में वो न्यूक्लियस में आ जाएगा. तो लगातार कंटिन्यूसली इट इज़ रेडिएटिंग द एनर्जी. इफ कंटिन्यूसली इट रेडिएटिंग द एनर्जी then the energy spectrum will be a continuous spectrum. Continuous spectrum मिलना चाहिए, not like this. This is the line spectrum. Line spectrum. और इसके हिसाब से continuous spectrum मिलना चाहिए, continuous spectrum मिलना चाहिए, सब एक ही में मिला होना चाहिए. तो इसलिए इसकी को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड मॉडल, एंड देयरफॉर दिस वाज जस्ट लेफ्ट. और इसके बाद जब दूसरा जो मॉडल आया विच इज़ द बेस ऑफ द
atomic physics, that is the Neil-Bohr's model. Neil-Bohr's model. रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसका सहारा लिया और लेकर के उन्होंने जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें संशोधन कर दिया, उसमें सुधार किया। उसको सुधार करके उन्होंने अपना मॉडल दिया और ये जो इनका मॉडल है, दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मॉडल फिजिक्स। मैक्स प्लैंक के हिसाब से जो एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी सेक्स, दैट इज एनर्जी पार्टिकल्स के रूप में एनर्जी होती, उसी का सहारा लिया। तो उन्होंने नील्स बोर से अपना दिया कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। कहीं भी नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह नहीं घूम सकता। जैसा उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, इन्होंने कहा ऑर्बिट्स में घूमता है लेकिन सभी जगह नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन केवल वहीं घूम सकता है फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, दैट इज mvr, दिस इज इक्वल टू nh/2π, इंटीग्रल मल्टीपल where n is equal to 1, 2, 3 एंड नंबर। तो जो पहली ऑर्बिट होगी उसके लिए एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा h/2π, फॉर द सेकंड ऑर्बिट इज इक्वल टू 2h/2π, फॉर द थर्ड ऑर्बिट इज 3h/2π। तो ये हुआ इस जो पहला इनका जो पोस्टुलेट है उसका पहला जो इनका मानना है बोर का, वो ये है। अब इसमें इसको हम क्वांटाइजेशन की कंडीशन भी कहते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन है ये। दूसरा उन्होंने माना कि जब तक ये जो हैं हमारी ऑर्बिट्स, दीज आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल ऑर्बिट में ही रहेगा। स्टेबल ऑर्बिट में जब तक रहेगा नो इमिशन ऑफ एनर्जी, वो किसी प्रकार की भी एनर्जी का इमिशन नहीं करेगा, किसी प्रकार की भी ऊर्जा को बाहर नहीं निकालेगा। जब ऊर्जा को बाहर नहीं निकालेगा तो अपनी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो देयर इज नो इमिशन ऑफ एनर्जी इन स्टेबल ऑर्बिट्स। थर्ड, द एटम गेट्स एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन जंप्स अप टू द एक्साइटेड लेवल। जब उस पर एटम को बाहर से एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट में चला जाएगा, ऊपर की ऑर्बिट में जाएगा, जंप्स अप टू एक्साइटेड लेवल विच इज कॉल्ड एक्साइटेड लेवल कहते हैं। जो उसकी अपनी स्टेबल लेवल के अलावा ऊपर के लेवल में जाएगा तो उसे हम एक्साइटेड लेवल कहेंगे या सेकंड लेवल कहेंगे। एक्साइटेड और सेकंड ऑर्बिट जंप्स अप टू सेकंड ऑर्बिट या नेक्स्ट ऑर्बिट कहिए, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। और व्हेन कम्स बैक इट मीट्स एनर्जी, और जब वो नीचे आएगा तो अपनी एनर्जी को, दोनों लेवल्स की एनर्जी के अंतर के बराबर की एनर्जी को बाहर निकाल देगा। तो जब वो नीचे उतरेगा तब एनर्जी को निकालेगा, जब तक अपनी स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा किसी प्रकार की भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो नाउ सपोज दिस इज स्टेबल ऑर्बिट, इसने बाहर से एनर्जी ली और चला गया ऊपर, ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकता, अपनी ऑर्बिट में तो हमेशा रहेगा, लेकिन दूसरी ऑर्बिट वो 10⁻⁻8 सेकंड कैन स्टे और फिर बैक होगा। तो दोनों एनर्जी के अंतर के बराबर की एनर्जी को वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, फोटॉन्स इमिट करता है। हम जानते हैं फोटॉन की एनर्जी होती है h, इसलिए द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी E2 - E1 इज इक्वल टू h, and therefore the frequency of the radiation is E2 - E1/h। तो ये तो हो गया बोर का मॉडल, जिसको हम कहते हैं कि यही फाउंडेशन स्टोन हमारे मॉडल फिजिक्स का है। इसी के आधार पर बाद में बाकी सुधार हुए, बहुत सारे हुए, लेकिन मुख्य आधार ये है।
इसके आधार पर जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं, वो एटम्स जिनके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, हाइड्रोजन के कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन लाइक में हीलियम है, हीलियम में 2 होते हैं, अगर एक निकल जाए तो ये सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाएगा। हीलियम लिथियम है, उसमें 3 है, अगर 2 बार को हम आयोनाइज कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ भी रह जाएगा। हम उससे कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम्स ये एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा जिसके कारण से वो घूमेगा, सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, तो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। r is the radius of the orbit, 1/4 pi epsilon 0. Ze is the charge in the nucleus and E is the charge on the electron. This is the force between the electron and the nucleus. ये r से r कट जाएगा, mv² is equal to 1/4 pi epsilon 0 Ze² upon 1. This is the first equation. Now secondly, we know that in first assumption जो हमारा नील बोर का है कि जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू n h/2 pi, where n is the number of the orbit which is called quantum number, which is also known as principal quantum number. Yeah, here we can say that the number of the orbit. The mvr is equal to nh/2 pi, where n is 1, 2, 3 etc. अब ये जो इक्वेशंस 2 स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाई 2, ये जो स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 2 है, इसको स्क्वायर किया, उससे डिवाइड कर दिया तो r की वैल्यू आ गई। द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट यानी स्क्वायर इज epsilon 0 दिस। इसलिए परमिसिबल जो हमारी स्टेबल ऑर्बिट्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर स्क्वायर, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू n²। यानी जो फर्स्ट होगी वो 1 का स्क्वायर, सेकंड होगी वो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स, थर्ड जो ऑर्बिट होगी उसका 3 का स्क्वायर दैट इज 9 टाइम्स। बोल रेडियस दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी किसी के लिए भी हो सकता है, ये हीलियम के लिए भी हो सकता है सिंगल आयोनाइज्ड, या हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन के लिए लें तो इन प्लेस ऑफ जेड वी पुट 1, तो बोर रेडियस कहते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस को कहते हैं बोर रेडियस। तो बोर रेडियस इज द हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस विच इज r1। तो यहाँ हमने n की जगह 1 रखा और z की जगह भी 1 रखा, हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1। तो यहाँ पर जो हमने रखा n दैट इज इक्वल टू 1 एंड z आल्सो इक्वल टू 1, तो ये आ गया h² epsilon 0 अपॉन पाई m e²। ये इसकी वैल्यू है हमारे बोर रेडियस की। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वी नो द वैल्यू ऑफ h विच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34। epsilon 0 वी नो 8.85 इंटू 10⁻12। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम एंड E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻9 कूलम। ये वैल्यू को रख के कैलकुलेट करें तो जो बोर रेडियस आता है दैट कम्स आउट टू बी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेबल ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी, तो फ्रॉम 2 जो हमारा सेकंड है यानी mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम हियर v इज इक्वल टू nh/m2 पाई mr। r की वैल्यू फ्रॉम हियर वी नो द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r हियर वी गेट Ze² अपॉन n 2h epsilon 0। From here we see that v is proportional to 1 upon n and this is also
प्रोपोर्शनल टू जेड। इसका मतलब उसी फर्स्ट किसी भी एक जो स्टेबल है फर्स्ट और सेकंड, उसका अगर जेड का मान ज़्यादा होगा तो उसकी रेडियस भी ज़्यादा होगा, एन का मान कम, जेड का मान कम होगा तो रेडियस कम होगा। इसी प्रकार नंबर्स जितने बढ़ते जाएंगे उनकी वेलोसिटीज़ घटती जाएगी। पहली की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सेकंड की कम होगी, थर्ड की उससे भी कम होगी। एज एन इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द स्टेबल ऑर्बिट डिक्रीजेस। ये तो हो गया हमारा उनके वेलोसिटीज़ के बारे में। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम द वेलोसिटी वी कैलकुलेट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जेड की वैल्यू हम 1 रख दें और एन की वैल्यू हम 1 रख दें। तो फॉर हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट V1 = E²/2H ε0। अगर इसमें हमने H ε0 की पुटिंग वैल्यूज पुट कर दें तो 2.19×10⁶ मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी आते हैं। अगर ये हम लाइट की वेलोसिटीज को डिवाइड कर दें तो वी गेट ए प्योर नंबर विच इज़ कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर। दिस कम्स आउट टू बी 1/137। Now let us consider the energy in any orbit. In any orbit, the electrons are moving. They have two types of energy. One energy which is with which they are bound to the nucleus, and second energy with which they are moving. That is, there is kinetic energy and the potential energy. Kinetic energy is equal to half mv². B for any orbit, we know that V = Z n 2H ε0। इसको स्क्वायर करके हमें वैल्यू रख दी। दिस कम्स आउट टू बी Z² me4/8H²ε0² n²। me4 8ε0 बराबर होता है R। अगर इसमें हमने h³ कर दिया, इसको h से ऊपर नीचे कर दिया, और फिर यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है, यहाँ c की वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा इसकी जगह R। तो यह हो जाएगा Z²। तो यह हो गया Z² RHc/n²। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R Rydberg constant, where R is a Rydberg constant. R Rydberg constant which is 1.79 into 10⁻⁷। Rydberg constant, Z हम जानते ही एटॉमिक नंबर, H Planck constant, C is the velocity of light and n in the quantum number। इसकी अगर हम वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा Z² 13.6/n²। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन एनी ऑर्बिट। Kinetic energy in any orbit. Here the energy, kinetic energy for any orbit is this Z² 13.6/n². This is the kinetic energy. Kinetic energy always positive. Here R is a Rydberg constant which value is 1.097 per meter. Now potential energy is equal to 1/4πε0, the charge of the nucleus and charge of the electron. Because the charge of the electron is negative, therefore we have written here negative. तो इससे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ पर जो R है, वी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो R की वैल्यू जो पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R वी गेट देन दिस इज इक्वल टू दिस। R की वैल्यू हमने रखी, तो R की वैल्यू रखने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। और वी नो दैट द यहाँ पर देखें तो जितना यहाँ पर आता है ये Z² RHc/n², यहाँ पर ये 2 टाइम्स आता है, ठीक वही चीज़ है। यहाँ पर 4 आता है, इसको ऐड करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो -2Z² RHc/n²। और इसीलिए ये जो वैल्यू आती है, देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़, उसके जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी।
इसलिए -2z² 13.6 अपान n स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दी। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। हम जोड़ दें तो किसी भी ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, जोड़ दिया तो जो 2 है वो सबट्रैक्ट हो गया तो आया आपका -z² 13.6 अपान n स्क्वायर। दिस माइनस शोज दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। फॉर हाइड्रोजन के लिए अगर हम लें तो z का मान 1 रख देंगे तो दिस विल कम टू बी RH z को रख देंगे तो यह आ जाएगा RH अपान n स्क्वायर, RH अपान n स्क्वायर। टू RH। अब ये जो आया RH अपान n स्क्वायर, या इसी की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा -13.6 अपान n स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम लें, फॉर हाइड्रोजन एटम, और हम n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मीन्स व्हेन द एटम ट्रांसफर्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है। यार इन दिस केस इट जम्प्स टू द अदर ऑर्बिट। तो ट्रांजिशन n2 से अगर n1 में हो रहा है तो इसकी जो एनर्जी दोनों लेवल्स की होगी उनका डिफरेंस ही हमको प्राप्त होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। हो गया Hc और लेमडा, Hc से Hc कट जाएगा, 1 अपान लेमडा इक्वल टू माइनस दिस 1 अपान लेमडा को हम लेमडा इनवर्स आर वेव नंबर कहते हैं। दिस इज नोन एज वेव नंबर। तो दिस इज द वेव नंबर, दिस इज वेव नंबर, दिस इज वेव नंबर। न्यू बार इज नोन एज द वेव नंबर। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। अब जहाँ पर हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षा में है, दूसरी कक्षा में है, तीसरी कक्षा में है, वो किस कक्षा में जाता है ये समझ सकते हैं। ये कंसेप्ट में भी आती है बात कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गया। लेकिन वेयर देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ इस चीज़ को समझना बिकम्स डिफ़िकल्ट। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जितने भी एटम्स होते हैं सभी एटम्स के कुछ विशेष एनर्जी लेवल्स होते हैं और उसी एनर्जी को, उतनी ही एनर्जी को वो एटम लेता है और उतनी ही एनर्जी को वो निकालता है। उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। वो सभी परमाणुओं के लिए, एटम्स के लिए, सब के लिए अलग अलग होती हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में फॉर एग्जांपल अगर हम मरकरी को ले लें तो फॉर मरकरी जो इसका जो सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड इसका मतलब कि जीरो एनर्जी लेवल। जीरो एनर्जी लेवल कहते हैं कि जब जो एटम है वो न्यूनतम एनर्जी की यानी पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति में रहता है। द पोटेंशियल इज इन मिनिमम ऑफ द एटम। उस समय जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो पोटेंशियल है उसके बीच में है, दैट इज मिनिमम, दैट इज ग्राउंड स्टेट। अब अगर एनर्जी बाहर से मिलती है तो ये कोई भी एनर्जी को कोई एटम लेता नहीं है। फॉर Hg द सेकंड एनर्जी लेवल इज 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लास्ट है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो यदि हम मरकरी को कोई भी एनर्जी दें तो सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, न लेगा न देगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको हमने दे दिया सपोज 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is falling on this atom, it will not absorb it as it is. 7.50 कोई लेगा नहीं। अब हम देख रहे हैं कि 7.58 से तो कम है, इसलिए ये यहाँ तक तो पहुँचने का सवाल नहीं है। लेकिन ये एटम जो मरकरी का एटम है, ये इसमें से या तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये जो इसकी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, न्यूनतम एनर्जी लेवल है, इससे ये यहाँ पहुँच जाएगा। अगर इसने 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली तो ये सीधा यहाँ से इस स्टेट में पहुँच जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, एक लेवल से दूसरे लेवल में गया। अगर इतनी एनर्जी को लेता है तो ये यहाँ से जाएगा, एक ट्रांजिशन। लेकिन किसी भी एनर्जी लेवल में ज़्यादा देर नहीं ठहरता, बिकॉज दिस इज इट्स ग्राउंड स्टेट। एटम ऑलवेज रिमेन्स इन द ग्राउंड स्टेट। स्टेट जो एनर्जी वाली स्टेट होती है, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम 10⁻⁻8 सेकंड रहता और उसके बाद वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर रहने का जो टाइम है दैट इज 10⁻⁻6 सेकंड, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो अपनी एनर्जी को ये बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ द लाइट रेस। इसी तरह ये जो वापस आएगा तो अपनी एनर्जी को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब फॉर एवरी एटम, कोई भी जितने भी एटम्स हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट फिक्स एनर्जी लेवल्स। दीज आर द फिक्स एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये फिक्स हैं, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। इनमें डिफरेंस नहीं, सब दो जो एटम्स होंगे अलग अलग पदार्थों के, उनके एनर्जी लेवल्स आपस में मेल नहीं खाते, और इसीलिए इनके जो निकल रहे हैं बाहर, जो इनसे लाइट निकलती है, उसकी वेवलेंथ से ही हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा ये एटम है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह आदमी का थंब इम्प्रेशन से आदमी की पहचान होती, वैसे इसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके वेवलेंथ से इसकी पहचान होती है कि ये कौन सा पदार्थ है। तो एवरी मटेरियल हैज़ इट्स ओन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। अब सपोज दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट, जब ये वापस आएगा तो इस वेवलेंथ की लाइट को बाहर इमिट कर देगा। दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा, जब लाइट बाहर निकलती, इमिट होती, उससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। एंड ये एक डिफरेंट कलर्स के होंगे या डिफरेंट इनकी वेवलेंथ्स होगी, अलग अलग रंग की हमें ये मिलेंगी, इसे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर ये सपोज कर लीजिए कि देयर इज मरकरी वेपर है, एक ट्यूब में भरा हुआ है, और इसमें वाइट लाइट इज इंसिडेंट, और यहाँ पर अगर हम स्पेक्ट्रम लें तो चूंकि जो एनर्जी लेवल्स हैं, इस एनर्जी लेवल के जो इसके अंदर होंगे वेवलेंथ, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। जिनको ये निकाल सकता है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर इसकी जगह काली लाइनें आ जाएंगी इन प्लेस ऑफ। यहाँ तो जब ये प्रकाश निकलेगा तो चमकीली लाइनें मिलेंगी, ब्राइट लाइन्स, बट व्हेन दिस वाइट लाइट इज इंसिडेंट या फॉलिंग ऑन दिस गैस, मरकरी गैस या वेपर, then these lines are absorbed here, and therefore in bright background there are dark lines. These show that this is absent of the wavelength. वो प्रकार के लाइट यहाँ absent है, absorb हो गई। Though this is characteristic of this mercury, ये स्पेक्ट्रम में भी है, लेकिन ये ब्लैक लाइन्स होती, दीज आर नोन एज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
So there are two types of spectrum in which when the transition occurs from higher level to the lower level, we get light waves, that is emission spectra. When light is या energy is absorbed, we get a black lines, that is called absorption spectra. तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्सॉर्प्शन और इमिशन. To give energy to any atom, we just collide a accelerated electron. Suppose a electron accelerated atom comes and collides with any atom, that is will transfer the energy to the atom, and this atom will go to the excited states from this ground state. तो जो एटम को मिनिमम एनर्जी दी गई जिससे कि ये टकरा करके इसको इस लेवल में पहुंचाया, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम पोटेंशियल इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल. एक्साइटेशन पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच when electron is accelerated and after collision the atom jumps to the excited state. मिनिमम वो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे एक्साइटेड हो करके जो हमारा एटम है, इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा कर उस एटम को एक्साइटेशन पोजीशन में ले आता है. तो इस एक्साइटेड स्टेट में जब आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने वाला वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं. अगर इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो कि ये इससे टकरा कर इसको मैक्सिमम एनर्जी में पहुंचाए, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. ये आयोनाइजेशन एनर्जी है. और आयोनाइजेशन एनर्जी में जब पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बाहर निकल जाता है, इस एटम का आयनीकरण हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सो फार एज हाइड्रोजन इज कंसर्न, हाइड्रोजन also have number of discrete levels, energy levels. We have to study the spectrum of the hydrogen, spectrum of the hydrogen atom. For spectrum of the hydrogen atom, अब जो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये इसके क्वांटम नंबर्स हैं. ये समान रूप से समझते हैं तो कहते हैं पहली कक्षा दूसरी कक्षा, लेकिन हमने आपको बताया कि जो एटम्स होते हैं उनके अपनी एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिजिटल एनर्जी लेवल्स. तो जितने भी उसमें कक्षाएं हों, कितनी कक्षाएं हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब छोड़ करके केवल ये जाने कि उनमें एनर्जी लेवल्स होती हैं. वो परमाणु उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसी लेवल्स में जा सकता है, उसके बीच में कहीं नहीं जाएगा. तो ये जो डिजिटल एनर्जी लेवल्स हैं उसके ये हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल्स दिखाई गई हैं. हाइड्रोजन के किसी भी एनर्जी लेवल के एनर्जी एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. इसका मतलब एन बराबर अगर 1 रख दें तो फर्स्ट जो हमारा है इसकी जो एनर्जी हो जाएगी, दिस एनर्जी विल कम टू बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसकी एनर्जी 6.613, और इसलिए अगर 2 का निकालें तो इसकी एनर्जी आ जाएगी माइनस लाइक दिस. ऐसे निकालते चले जाएं. और ये जो है हमारा n इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस इज द आयोनाइजेशन स्टेट. ये आयोनाइजेशन स्टेट है. फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी इज आयोनाइजेशन स्टेट.
अनएनर्जाइज्ड स्टेट मतलब जीरो। अब किसी भी हाइड्रोजन एटम को अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी जाए तो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो ये आपके अनएनर्जाइज्ड स्टेट है। इन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, फर्स्ट क्वांटम नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 लाइक दिस। जो इसके इमिशन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन के, वो इतने स्पेक्ट्रा मिलते हैं। प्रारंभ में तो बार्मर ने ही इसकी स्टडी की और बार्मर सीरीज ही निकली, बहुत सारी लाइनें बार्मर सीरीज की मिली जो हमको विजिबल रीजन में दिखाई पड़ी। विजिबल रीजन की जो लाइनें थी उनको एक एक लाइनें अलग अलग प्राप्त हुई, इसलिए उनके नाम रखा गया। ये पहला वाला लाइन है अल्फ़ा, फिर ये आपका बीटा, गामा, डेल्टा, लाइक दिस। तो ये एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा, इसको कहते हैं एच अल्फ़ा, ये हुआ एच बीटा, ये हुआ एच गामा, एच डेल्टा, एच मानी हाइड्रोजन। ये इस तरह की लाइनें थी। लेकिन बाद में देखा गया कि इसकी बहुत सारी सीरीज मिलती जो दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ने वाला तो केवल बार्मर सीरीज़ है, और बार्मर सीरीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको मिलती है। बार्मर सीरीज़ के लिए जो एटम है वो किसी भी एनर्जी लेवल से जब सेकंड में आएगा, किसी भी एनर्जी लेवल सेकंड में आएगा तो बार्मर सीरीज मिलेगी। जो एटम है वो जब नीचे उतरता है, नीचे आता है, उसका ट्रांजिशन होता है, तो ऊपर से नीचे आते समय वो बीच के किसी भी एनर्जी लेवल से होता हुआ आता है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो केवल ग्राउंड स्टेट से ही ऊपर जा सकता है। वो यहाँ रहे तो इतनी एनर्जी और मिल जाए तो आगे नहीं जाएगा, ये लेगा नहीं। वो जब भी कोई एनर्जी लेगा तो ग्राउंड स्टेट में ही रह कर लेगा। तो एनी एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब द एनर्जी इन एनी एक्साइटेड स्टेट, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी ओनली व्हेन इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ऊपर से नीचे उतरता है तो वो किसी भी एनर्जी लेवल से होकर के नीचे आता है। और इसीलिए यहाँ पर जब ये किसी भी लेवल से 3, 4, 5, 6 किसी भी क्वांटम नंबर से सेकंड में आएगा तो बार्मर सीरीज होगी, और जो हमको विजिबल रीजन में मिलेगी। लेकिन अगर वो फर्स्ट में आता है तो जो सीरीज मिलती है हमको दिखाई नहीं पड़ती, वो बहुत छोटी हैं। हमारे विजिबल रेंज नीचे हैं, अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में आती हैं, वो दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन वो हमको प्राप्त होती हैं। उनकी केमिकल रिएक्शंस करने की क्षमता अधिक होती, इस आधार पर उनकी हम पता लगाते हैं उनकी कितनी वेवलेंथ है या वेव फ्रिक्वेंसीज है, ये निकालते हैं। बार्मर सीरीज से ऊपर भी देखा गया पाइसन सीरीज है, जो इस सीरीज के अलग प्राप्त होती हैं, अलग लाइनें हैं जो एक क्रम में प्राप्त होती हैं। जब किसी भी एनर्जी लेवल से थर्ड में आता है तो हमको जो सीरीज मिलती है उसे पाइसन सीरीज कहते हैं। ये बड़ी वेवलेंथ है, ये भी आँख से दिखाई नहीं पड़ती, ये लाल के ऊपर है, ये हमें इंफ्रारेड कहते हैं। फिर ब्रैकेट सीरीज पाइसन से भी बड़ी लाइनें हैं, वो अलग एक सीरीज प्राप्त होती जब वो किसी भी एनर्जी लेवल से फोर्थ में आता है, जिसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड लेवल में। उनसे भी बड़ी लाइनें हैं जिसे हम कहते हैं फंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड में है, और ये तब प्राप्त होती है जब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से एटम फिफ्थ में आता है, तो जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है उसे हम फंड सीरीज कहेंगे। अब जब वो यहाँ से यहाँ आया तो फंड हुआ, अगर वो यहाँ से यहाँ आ गया तो वो हमको दे देगा ब्रैकेट, और अगर यहाँ से यहाँ आया तो पाइसन, और अगर यहाँ से यहाँ आया तो बार्मर, और अगर यहाँ से यहाँ आया तो डायमंड। तो एक ही प्रमाण सभी प्रकार के सीरीज को निकाल सकता है। मान लिया यहाँ से चला, यहाँ आया, तो जब भी यहाँ से यहाँ आएगा तो हमको फंड देगा, जब यहाँ से आएगा तो ब्रैकेट देगा, जब यहाँ पहुँचने के बाद मान लिया सीधा यहाँ नहीं गया, यहीं आया, तो फिर हमको ब्रैकेट दे पाइसन देगा, और यहाँ से यहाँ आया तो बार्मर, और जब यहाँ आ जाएगा तो लामिन सीरीज। ये हुआ इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आता है कि क्या एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी इसमें मिलते हैं। अब एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमको तभी प्राप्त होगा जब हाइड्रोजन का एटम ग्राउंड स्टेट में हो और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हमको लाइन की जगह काली लाइनें मिलेंगी, ब्राइट बैकग्राउंड में काली लाइनें मिलेंगी, दैट इज़ द
एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हम देखते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएगा तो केवल लाइमन सीरीज भी हमको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट आएगा तो लाइमन, जाएगा तो लाइमन। ग्राउंड स्टेट से किसी भी एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो लाइमन सीरीज ही होगी, इसी वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये देखा गया है कि सूरज में जो है वहाँ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बाबर सीरीज भी पाई जाती है। का रीजन ये है कि हाइड्रोजन का टेम्परेचर बहुत ही हाई है और वहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सामान्यतः इस स्टेट में भी पाया जाता है, और जब इस स्टेट में ही रहेगा तो एनर्जी इस स्टेट से एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए वहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा वो बाबर सीरीज भी हमको प्राप्त होगी। लेकिन ऑन अर्थ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑन अर्थ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओनली लाइमन सीरीज इज पॉसिबल। तो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन से मिलते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कभी कभी यह रहता है कि इसकी फर्स्ट लाइन क्या होगी, इसकी अंतिम लाइन होगी, इसकी सीमाएँ क्या होगी। सबसे ये कम एनर्जी वाली लाइन है, इसी यहाँ तक आई, इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ है सबसे बड़ी है, और यहाँ से यहाँ तक आई, इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, यानी इसकी ऊर्जा ज़्यादा तो वेवलेंथ छोटी। तो इसकी इनको सीमा कहते हैं। सबसे छोटी क्या होगी और सबसे बड़ी क्या होगी। सबसे छोटे के लिए हम जानते हैं कि सबसे छोटी निकालने के लिए n बराबर 2 रख देंगे तो इसकी सबसे छोटी आ जाएगी, और अगर n बराबर इन्फिनिटी रख देंगे तो इसकी सबसे बड़ी आ जाएगी। इन्फिनिटी रख देंगे तो इसकी सबसे बड़ी आ जाएगी। तो फॉर स्मॉलेस्ट वेव लेंथ, स्मॉलेस्ट वेव लेंथ n इक्वल टू स्मॉलेस्ट वेव लेंथ n इक्वल टू इन्फिनिटी। n बराबर इन्फिनिटी रख देंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हमको मालूम हो जाएगी कि उस सीरीज की सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या है। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में। दैट्स ऑल।